25 मार्च को दुनिया भर में अर्थ आवर यानी पृथ्वी काल मनाया गया। हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को स्थानीय समय के अनुसार 8:30 से 9:30 बजे के बीच इसका आयोजन किया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर किया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रास रूट मूवमेंट है। दुनिया भर में 1 घंटे के लिए लाइट स्विच ऑफ करके इसे मनाया जाता है। इसका प्रमुख मकसद जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करना होता है। इस इवेंट को मार्च में आयोजित किए जाने की एक खास वजह है। दरअसल मार्च में दोनों गोलार्धों में वसंत और शरद विषुव होता है, जिससे दोनों गोलार्धों का सनसेट का समय नजदीक रहता है। ऐसे में जब इस लाइट ऑफ इवेंट का आयोजन किया जाता है तो इसका वैश्विक प्रभाव ज्यादा विजिबल होता है। इसका आयोजन WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा किया जाता है और सबसे पहले इसकी शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से की गई थी। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। पृथ्वी काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूएनईपी और यूनेस्को का उपक्रमण है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प सी। महासागरों की वकालत करने वाले एक समूह आसियाना ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अकेले 2021 में पैकेजिंग से निकले वेस्ट से 321 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट का उत्पादन किया है। ये वे पैकेट्स हैं जिनमें कंपनी अपने ग्राहकों को पैकेज घर पहुंचाती है। आसियाना के मुताबिक इतनी प्लास्टिक से पृथ्वी को 800 बार सर्कल किया जा सकता है। हालांकि अमेजन ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा है कि वे एक साइंस बेस्ड अप्रोच का यूज करते हैं जिससे वेस्ट को कम किया जा सके। दरअसल यूके वेस्ट एक स्टार्टअप ने दावा किया है कि वे प्लास्टिक की स्टेट को बदल देते हैं जिससे प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल बनती है और इस प्रोसेस को बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया गया है। इस तकनीक में जो प्लास्टिक महासागरों में जाने से बच जाती है उसे प्रोसेस किया जाता है। इस तरह बनी प्लास्टिक देखने में परंपरागत प्लास्टिक की तरह ही लगती है। इससे बने उत्पाद एक्सपायर होने के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी खुद से खत्म हो जाते हैं। साथ ही ये बायो अवेलेबल वैक्स में तब्दील हो जाते हैं जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है जिससे वे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में बदल देते हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक ये दुनिया की पहली तकनीक होगी जिसमें प्लास्टिक बिना किसी माइक्रोप्लास्टिक के पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगी। आपको बता दें कि पैकेजिंग में प्लास्टिक को कम करने के लिए पेपर और जूट पैकेजिंग के विकल्प पर जाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा की मजदूरी दरों की घोषणा की है। मनरेगा की मजदूरी दर में इजाफा हुआ है और ये दरें 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगी। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी हरियाणा राज्य में 357 रुपए प्रतिदिन मजदूरी है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा सबसे कम यानी 221 रुपए प्रतिदिन है। मनरेगा कानून की धारा 6 के सबसेक्शन 1 के तहत केंद्र सरकार राज्यवार मजदूरी फिक्स करती है और ये दरें CPI-AL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर्स के आधार पर तय की जाती है। CPI-AL ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का आंकड़ा बताता है। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को राजी हों। मनरेगा के मुख्य मकसद हैं पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना, गरीब परिवारों के लिए आजीविका के संसाधन मुहैया कराना। भारतीय संसद ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को पारित किया था और ये एक्ट लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ था। एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 जारी की गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक कृषि में कार्यशील महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र का नंबर आता है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 62.9% है। सरकार ने महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने और उनके रोजगार की स्थिति में बेहतरी के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। इनमें मातृत्व भुगतान अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। इसके अलावा 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय वाली संस्था को क्रैच फैसिलिटी का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की मंजूरी दी गई है। इसमें कंपनी को पर्याप्त सुरक्षा के उपाय करना शामिल किया गया है। इसके अलावा कोट ऑन वेजेस यानी 2019 के मुताबिक समान एम्प्लॉयर के द्वारा समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। गौरतलब है कि PLFS को नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। ये NSSO द्वारा जारी 5वीं सालाना रिपोर्ट है। आपको बता दें कि दुनिया में भारत कार्यशील महिलाओं की भागीदारी में कम दर वाले देशों में से एक है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 79% महिलाएं काम की तलाश ही नहीं करती हैं। आइए बुलेटिन पर आधारित अब प्रश्न को देख लेते हैं। वायु ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का संबंध है वायु प्रदूषण से, प्लास्टिक प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PLFS 2021-22 के मुताबिक कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 50% के करीब है। PLFS को विश्व श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित अब प्रश्नों को देख लेते हैं। ओडिशा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इन्हें जैन संतों के लिए बनवाया गया था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है और इन्हें राजा खारवेल के काल में बनवाया गया था। विश्व टीबी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम यस वी कैन एंड टीबी रखी गई थी। टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए साल 2030 का लक्ष्य रखा है। उपयुक्त में से गलत कथनों का चयन करना है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। सही जवाब है विकल्प सी। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए साल 2025 का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि एफिनिटी टेस्ट या आत्मीयता परीक्षण जाति के दावे में लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता। यहाँ लिटमस टेस्ट से मतलब अंतिम निर्णय के लिए किए जा रहे परीक्षण से है। कोर्ट से मुताबिक जाति या जनजाति के दावे वाले हर मामले में एफिनिटी टेस्ट को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। एफिनिटी टेस्ट में किसी जाति या जनजाति के परंपरागत रीति रिवाजों, देवी देवताओं के बारे में जानकारी, विवाह मृत्यु से संबंधित रिवाजों पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो कि व्यक्ति किसी भी जाति या जनजाति का दावा कर रहा है उसे इससे जुड़ी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट का कहना है ऐसा हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित जाति या जनजाति से संबंधित ना हो फिर भी उसे जानकारी हो। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति लंबे वक्त से शहरी क्षेत्र में रह रहा हो, इन परंपराओं से दूर हो तो इसकी जानकारी सीमित हो सकती है। ऐसे में एफिनिटी टेस्ट को इन दावों के परीक्षण का आधार बनाया जाना सही नहीं है। आपको बता दें कि शिल्पा विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफिनिटी टेस्ट को अनिवार्य माना था। राज्यसभा द्वारा संशोधित फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इस तरह संसद से यूनियन बजट 2023-24 को मंजूरी मिल गई है। वित्त विधेयक के संसद से पारित होने के बाद बजट एक्सरसाइज 2023-24 पूरी हो गई है। वित्त विधेयक बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है। इसमें भारत सरकार के उस साल के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए पारित कराया जाता है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 के मुताबिक वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर लागू हो जाना चाहिए। इसमें कर लगाने या कर में संशोधन से संबंधित मुद्दे शामिल किए जाते हैं। वित्त विधेयक 3 तरह के होते हैं, मनी बिल यानी धन विधेयक, प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक और द्वितीय प्रकार का वित्त विधेयक। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में तो वित्त विधेयक पहले प्रकार का अनुच्छेद 117(1) में और वित्त विधेयक दूसरे प्रकार का अनुच्छेद 117(3) से संबंधित है। यहां पर एक बात साफ हो जाती है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं।
केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 110 से ताल्लुक रखते हैं। प्रथम प्रकार के वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 के सभी मामलों के अलावा आय मामले भी शामिल होते हैं। इसे लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। इस विधेयक में दोनों सदनों में असहमति होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। दूसरे प्रकार के वित्त विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी प्रस्ताव होते हैं। हालांकि इसमें वह कोई मामला नहीं होता जिसका अनुच्छेद 110 में उल्लेख हो। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री योजना के लिए देश भर के 9000 स्कूलों का चुनाव किया है। पीएम श्री योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। इन स्कूलों का चुनाव देश के 2.5 लाख स्कूल से किया गया है। इन स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी शामिल हैं। इन स्कूल्स का चुनाव 6 पैरामीटर्स पर किया जाता है। इसमें कैरिकुलम, पेडागोगी एंड असेसमेंट, पहुंच और अवसंरचना, मानव संसाधन, समावेशी व्यवस्था, प्रबंधन, निगरानी और बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन शामिल हैं। पीएम श्री योजना को 5 सितंबर 2022 को घोषित किया गया था। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस योजना के तहत 14,500 से ज्यादा स्कूल तैयार किए जाने हैं। इन स्कूल्स में गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराई जानी है। साथ ही इसे ऐसे कौशल को उभारने की कोशिश की जाएगी जो 21वीं सदी में मददगार हो। ये स्कूल नई शिक्षा नीति को लागू करने के उदाहरण पेश करेंगे। ये योजना 5 सालों 2022-23 से 2026-27 के लिए लागू की जाएगी। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2017 में पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, विद्यांजलि योजना का उद्देश्य क्या है? प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में कैंपस खोलने में सहायता करना, निजी स्कूलों और समुदाय से सहायता लेकर सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराई गई शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए आधारभूत सुविधाओं में सुधार के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों के स्वैच्छिक मौद्रिक योगदान को प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल और श्रेष्ठा योजना को लागू करने के संबंध में जानकारी पेश की थी। स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज में 2 सब स्कीम्स को शामिल किया गया है। इन सब स्कीम्स में सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग शामिल हैं। स्माइल योजना में ट्रांसजेंडर और भिक्षा मांगने वाले लोगों के पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास को शामिल किया गया है। श्रेष्ठा से मतलब है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। इनमें कुछ एनजीओज को फंडिंग मुहैया कराई जाती है जो अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, पीएम श्री योजना संबंधित है शिक्षा से, तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण से, वेदों के शिक्षण से या फिर पर्यटन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 या 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 या 3। आइए अब जान लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को और उनके सही उत्तरों को। पहला प्रश्न था, बायो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीकी का संबंध है वायु प्रदूषण से, प्लास्टिक प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी प्लास्टिक प्रदूषण से। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएलएफएस 2021-22 के मुताबिक कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 50% के करीब है। पीएलएफएस को विश्व श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों कथन गलत हैं। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया है। एनपीसीआई द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक यूपीआई द्वारा प्रीपेड पेमेंट
इंस्ट्रूमेंट से किए गए ट्रांजैक्शन पर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी। ये फीस 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। ये इंटरचेंज फीस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लागत पर लग रही है। ये फीस 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर लागू होगी। इसमें भी कृषि और टेलीकॉम से जुड़े मर्चेंट्स के लिए कम शुल्क की बात कही जा रही है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि बैंक खातों से जुड़े यूपीआई लेन देन पर फीस नहीं है। केवल पीपीआई वॉलेट्स यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर फीस लगेगी, वो भी ग्राहकों को नहीं देनी है। प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट से मतलब पेमेंट्स के ऐसे साधनों से है जिसमें पहले से स्टोर वैल्यू के एवज में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सुनिश्चित की जाती है। इसमें स्मार्ट कार्ड्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स, इंटरनेट अकाउंट्स, इंटरनेट वॉलेट्स, मोबाइल अकाउंट्स, मोबाइल वॉलेट्स, पेपर वाउचर्स आदि को शामिल किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक भारत में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। इनमें क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, सेमी ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया है। भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अधोसंरचना बनाने के लिए यह आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान सरीखे एप्लीकेशन को करने में आसानी रहती है। ये पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सकता है। एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके मुताबिक गिर नेशनल पार्क में शेरों को कूनो नेशनल पार्क लाए जाने के प्रस्ताव पर विचार की जरूरत है। इसके साथ ही एनटीसीए ने साफ किया है कि चीता री इंट्रोडक्शन पर कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की सलाह की अब जरूरत नहीं है। चीता री इंट्रोडक्शन का आगे का काम इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह पर साइंटिफिक अप्रोच के जरिए किया जाएगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने एम.के. रंजीत सिंह की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था, जिसने चीता री इंट्रोडक्शन प्लान में एनटीसीए के साथ काम किया था। एनटीसीए के मुताबिक गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से शेरों की संख्या में 29% का इजाफा हुआ है। गुजरात में शेरों की मेटा पॉपुलेशन के पैच भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया है। ऐसे में एक और बड़ी कॉर्निवोर स्पीशीज शेर को इस क्षेत्र में लाना दोनों ही स्पीशीज के विकास के लिए सही नहीं होगा। दोनों के बीच इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन के चलते दोनों को नुकसान होगा। हालांकि अफ्रीकी देशों में शेर और चीते के कोएग्जिस्ट करने के उदाहरण देखने को मिलते हैं। एनटीसीए शेरों को कूनो नेशनल पार्क में रीलोकेट करने पर फिर से विचार करेगा। साथ ही इस पर 6 महीने में एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है। आपको बता दें कि चीते और शेर में कुछ अंतर होते हैं। चीते शेर की तरह रोर यानी दहाड़ते नहीं हैं। शेर समूह में रहते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। चीते अपनी फुर्ती और रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। ये एक बार में 23 से 26 फीट की छलांग मार सकते हैं। विश्व बैंक ने ओडिशा के लिए $100 मिलियन के लोन की मंजूरी दी है। ये लोन ओडिशा में साइक्लोन जैसी आपदाओं से निपटने के लिए दिया गया है। इसके अलावा इस लोन से ओडिशा के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को भी मदद मिलेगी। ओडिशा की 480 किलोमीटर लंबी तटरेखा प्राकृतिक आपदाओं मसलन चक्रवात और सुनामी के लिए वल्नरेबल यानी सुभेद्य है। ये राज्य चक्रवात का सामना लगभग हर साल करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 क्लॉज 1 राज्य विधानमंडलों को राज्य की कार्यकारी शक्तियों को ऋण लेने और गारंटी देने में सक्षम बनाने या उनकी शक्ति को सीमित करने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 293 की धारा 3 और 4 के तहत ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकारों द्वारा केंद्र से लिए गए ऋण बकाया का भुगतान किया जाना हो, उस स्थिति में नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की जरूरत होती है और ऐसी सहमति शर्तों के अधीन ही दी जा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य सरकार बाहरी स्रोत से डायरेक्टली लोन नहीं ले सकती है। केंद्र सरकार इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस की समिट फॉर डेमोक्रेसी को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताया। साथ ही तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने तेजी से वृद्धि की है और ये दिखाता है कि लोकतंत्र में कितनी ताकत होती है। समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन यूएस द्वारा साल 2021 से किया जा रहा है। मार्च 2023 में दूसरी समिट फॉर डेमोक्रेसी आयोजित की जा रही है। इसे यूएस, कोस्टा रिका, द नीदरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकतंत्र सामूहिक निर्णय निर्धारण की एक पद्धति है। ये एक आदर्श को लेकर चलता है कि जिन निर्णय से सारा संगठन प्रभावित होता हो वे उस संगठन के सभी घटकों की सहमति से होने चाहिए। सभी घटकों को निर्णय में शामिल होने का बराबर से अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र के दो मूल सिद्धांत हैं, एक तो सामूहिक निर्णयों पर सामाजिक नियंत्रण, दूसरा निर्णय लागू करने में अधिकारों की समानता। जिस हद तक ये दोनों सिद्धांत किसी संगठन का निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो उस हद तक उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। आइए देखते हैं बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को। एम.के. रंजीत सिंह समिति संबंधित है चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान से, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से, वक्सवा आंदोलन से या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा है। लोकतंत्र सामूहिक निर्णय निर्धारण की एक पद्धति है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पीएम श्री योजना संबंधित है शिक्षा से, तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण से, वेदों के शिक्षण से या फिर पर्यटन से। सही जवाब है विकल्प ए यानी शिक्षा से। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही जवाब है विकल्प ए यानी पहला कथन सही है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है। 1000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ ये योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान लागू की जाएगी। योजना में 15 साल से ऊपर के आयु वर्ग वाले 5 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया है। योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान डोर टू डोर सर्वे के जरिए की गई है। योजना को नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत लॉन्च किया गया है। योजना में 5 प्रमुख कंपोनेंट यानी तत्वों को शामिल किया गया है। इसमें आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल और बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा इत्यादि शामिल है। योजना को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लागू किया जाएगा। जनगणना 2011 के मुताबिक 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम है उसे साक्षर माना जाता है। रबर बोर्ड ने मोबाइल ऐप क्रिस्प लॉन्च किया है। क्रिस्प पे मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव रबर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के साथ मिलकर तैयार किया है। ऐप के जरिए किसानों को उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, उत्पादन की लागत में कमी, मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखना और बीमारियों पर नियंत्रण के संबंध में उपायों को लेकर सिफारिश की जाएगी। रबर बोर्ड एक सांविधिक संस्था है। इसे भारत सरकार ने रबर एक्ट 1947 के जरिए देश भर में रबर उद्योग के विकास के मकसद से किया गया था। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। भारत में प्राकृतिक रबर की व्यावसायिक खेती ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू की गई थी। आपको बता दें कि प्राकृतिक रबर का उत्पादन पौधों की कई प्रजातियों के द्वारा किया जाता है। हालांकि गुणवत्ता और आर्थिकता के लिहाज से प्राकृतिक रबर का स्रोत एक ही प्रजाति तक सीमित होता है। इसका नाम हीविया ब्रोसिलियंसिस है। ये अमेज़न का स्थानिक पौधा है। रबर नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण है। कृषि में इसकी गिनती गैर खाद्य फसलों में की जाती है। यह एक विषुवतीय फसल है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इसे आर्द्र और नम जलवायु की जरूरत होती है। इसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत होती है।
भारत में इसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। भारत में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में किया जाता है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन के मामले में देशों में पहले नंबर पर थाईलैंड है। 30 मार्च को श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका जन्म 1857 में वर्तमान गुजरात में हुआ था। वे समर्पित राष्ट्रवादी और साहसी व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे अन्याय व औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे थे। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए गए थे। उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इंडिया हाउस द्वारा इंडियन सोशलिस्ट जर्नल निकाला जाता था, जिसमें औपनिवेशिक सत्ता की आलोचना की जाती थी। बीडी सावरकर और लाला हरदयाल इंडिया हाउस से जुड़े अन्य नाम थे। इंडियन सोशलिस्ट जर्नल का संपादन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया जाता था। वे बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे। वे दयानंद सरस्वती से खासे प्रभावित थे। भारत के कई राज्यों में उन्होंने दीवान के तौर पर भी काम किया था। ब्रिटिशर्स की तमाम आलोचनाओं के चलते वे लंदन से पेरिस चले गए थे। वहीं आंदोलन को जारी रखा। उन्होंने अपना अंतिम जीवन स्विट्जरलैंड में बिताया। उधर नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने अपने वायु रक्षा क्षेत्र को एकीकृत करने पर सहमति जताई है। ऐसा शायद ही देखा जाता है कि एक देश अपने सैन्य बलों को दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं, मगर यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक रवैये ने नॉर्डिक देशों को सुरक्षा गठजोड़ बनाने के लिए प्रेरित कर दिया। सुरक्षा के डर से ये देश एक साझा वायु रक्षा क्षेत्र बनाने पर सहमत हो गए हैं। परंपरागत तौर पर ये नॉर्डिक देश अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ब्रिटेन और अमेरिका पर निर्भर हैं, मगर बदल रहे भू राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र के राज्य अब रूस के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्थानीय गठजोड़ बना रहे हैं। उभर रही इस नई सुरक्षा व्यवस्था को न्यू वार्सा पैक्ट नाम दिया जा रहा है। वार्सा पैक्ट का गठन 14 मई 1955 को सोवियत नेताओं निकिता खुश्रेव और निकोले बुल्गानिन के समय हुआ था। 1 जुलाई 1991 में इस संधि का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये पैक्ट मूल रूप से सोवियत संघ और अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया से बना था और एक साझा रक्षा संगठन की स्थापना करता था। 1968 में अल्बानिया और 1990 में पूर्वी जर्मनी इस संधि से पीछे हट गया। आगे चलकर अप्रैल 1985 में इस संधि को नया रूप दिया गया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वार्सा पैक्ट को भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वार्सा पैक्ट का गठन शीत युद्ध के दौर में नाटो से मुकाबला करने के लिए ही किया गया था। चलिए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। रबर बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबर बोर्ड एक सांविधिक संस्था है। यह कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। रबर बोर्ड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम है। उपयुक्त में से सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। दूसरा प्रश्न है आज का, इंडियन सोशलिस्ट जर्नल के संपादन के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नेरोजी, लाला लाजपत राय। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। एम.के. रंजीत सिंह समिति संबंधित है चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान से, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से, वक्सवा आंदोलन से या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से? सही जवाब है विकल्प ए यानी चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान से। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन ब्रिटेन द्वारा किया जा रहा है। लोकतंत्र सामूहिक निर्णय निर्धारण की एक पद्धति है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प बी, समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने विदेश व्यापार नीति 2023 से 28 जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक इस बार 5 सालों के लिए टारगेट करके तैयार की गई नीति की परंपरा को तोड़ा गया है। जब जरूरत होगी इसे अपडेट किया जा सकेगा। नीति में सनसेट क्लॉज को खत्म किया गया है। वहीं नीति का मकसद भारत की वस्तु एवं सेवा के निर्यात को बढ़ावा देना। डीजीएफटी यानी डायरेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में
ओवरऑल निर्यात 770 बिलियन डॉलर के आसपास रहने वाला है। नीति में ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने की बात की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2030 तक 200 से 300 बिलियन डॉलर तक बढ़ना अनुमानित है। फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी को टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित किया गया है। नीति में भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने पर जोर दिया गया है। नीति में 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एक अटैच्ड ऑफिस है। इसका गठन साल 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद किया गया था। सऊदी अरब ने एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में डायलॉग पार्टनर के दर्जे वाले एमओयू को मंजूरी दी है। ये मंजूरी इसी महीने पश्चिम एशिया में हुए एक बड़े फैसले के बाद की गई है। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के बीच एक शांति समझौता हुआ है, जिसमें चीन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच संबंध फिर से स्थापित होंगे और साथ ही दोनों देश अपनी एम्बेसी फिर से स्थापित करेंगे। इस समझौते ने चीन को पश्चिम एशिया में लीड रोल में ला दिया है, जो कभी यूएसए के पास हुआ करता था। चीन अब खुद को ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर पेश कर रहा है। सऊदी को एससीओ में डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव इसी के मद्देनजर किया गया है। गौरतलब है कि चीन एससीओ का संस्थापक सदस्य है। एससीओ एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतरसरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। उज्बेकिस्तान के अलावा बाकी के देश इससे पहले शंघाई 5 के सदस्य थे। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है। ये एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ताशकंद में स्थित है। इसका मकसद सदस्यों के मध्यस्थ आपसी विश्वास को मजबूत करना है, साथ ही ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर सहयोग विकसित करना है। वर्तमान में इसमें कुल 8 देश हैं जिन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त है। इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। भारत और पाकिस्तान दोनों की इस सदस्यता जून 2017 में हासिल हुई है। इसके डायलॉग पार्टनर्स में अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका शामिल है। वहीं ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया को मिला है। एससीओ में हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल सबसे शीर्ष निर्णय के स्तर की संस्था है। आपको बता दें कि साल 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है। मई 2023 में गोवा में एससीओ का सालाना सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इसी सम्मेलन में ईरान को ऑब्जर्वर स्टेट के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया जाना है और ईरान को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिए जाने पर 8 सदस्यों के बीच सहमति बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जेंडर पे गैप को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें कंपनियों को पुरुषों और महिलाओं के पे गैप को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है। ये कानून 100 से ज्यादा एम्प्लॉय वाली कंपनीज पर लागू होगा। यूके और यूरोपियन यूनियन में इस तरह के कानून पहले से ही मौजूद है। आइसलैंड में तो पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा पे करना गैर कानूनी है। जेंडर पे गैप से मतलब होता है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पे मिलना जब वे समान काम कर रहे हो। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को 146 देशों में 135वीं रैंक हासिल हुई थी। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतराल को देखा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 सब इंडेक्स हेल्थ एवं सर्वाइवल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने मंगोलिया के एक बच्चे को वहां के सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु की मान्यता दी है। बच्चे को मंगोलिया के 10वें धर्मगुरु खल्का चेटसन की उपाधि दी गई है। मंगोलिया के 9वें धर्मगुरु की मौत 2012 में हो गई थी। 2016 में दलाई लामा मंगोलिया की यात्रा पर गए थे। तब उन्होंने दावा किया था कि मंगोलिया के धर्मगुरु का जन्म हो चुका है। उसके बाद से ही इस मान्यता का इंतजार किया जा रहा था। ये आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया था और इसके बाद से ही 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकार का प्रश्न एक बार फिर से उठा है। चूंकि दलाई लामा ने अभी तक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है, चीन दलाई लामा के उत्तराधिकारी की घोषणा में खुद को अहम भूमिका का दावा कर रहा है। अब मंगोलिया के धर्मगुरु को मान्यता देने में दलाई लामा की भूमिका के बाद
समीकरण बदलते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के धार्मिक गुरु हैं। उनके जन्म के केवल 2 सालों के बाद उन्हें 14वें दलाई लामा की पदवी दे दी गई थी। उनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। उन्हें साल 1989 के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। दलाई लामा एक पदवी है जिसे तिब्बती बौद्धों द्वारा अवलोकितेश्वर की अभिव्यक्ति माना जाता है। अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व हैं। दलाई लामा को तिब्बत के संरक्षक संत की उपाधि भी दी गई है। बोधिसत्व ऐसे सिद्ध प्राणी हैं जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं। ये जीवित प्राणियों की मदद के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। बोधिसत्व की संकल्पना महायान संप्रदाय से संबंधित है। साल 1959 में तिब्बत में तिब्बतियों ने चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब लाखों तिब्बती दलाई लामा समेत भारत आ गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राजनीतिक शरण दी थी। तब से लेकर आज तक दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में निवास कर रहे हैं। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। विदेश व्यापार नीति किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व ऐसे सिद्ध प्राणी हैं जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित है। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। रबर बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबर बोर्ड एक सांविधिक संस्था है। यह कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। रबर बोर्ड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न था, इंडियन सोशलिस्ट जर्नल के संपादन के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नेरोजी, लाला लाजपत राय। सही जवाब है विकल्प बी, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा।